ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार देखिए उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा चल रही है। कई गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं और इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त हैं वंशीधर तिवारी जी, जो कि डीजी सूचना है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सर आपका, और जोरदार तालियां बजाई जाए उनके स्वागत सत्कार के लिए। सर, किस तरीके से आप उत्तराखंड के विकास की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले तो सवाल ही मेरा यही होगा कि अपने विभाग के जरिए किस तरीके से उत्तराखंड का विकास आप देख रही हैं, क्या विजन है सर? भारत एक्सप्रेस के माध्यम से उसको रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस और उनकी पूरी टीम मैं बधाई देता हूं। सुबह से आप लोगों ने कार्यक्रम में आयोजित किया है और पूरा दिन इसमें लग गया है, और उत्तराखंड में जो भी अलग अलग विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने एक मंच मुहैया कराया है, तो आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ। देखिए, अगर जो योजनाओं की बात करें तो सूचना विभाग के माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। सरकार और जनता के बीच एक संवाद की कड़ी के रूप में काम करते हैं, और जो सही सूचनाएं हैं सही रूप में सही तथ्यों के साथ आम जन तक पहुंचे, ताकि वो जो हमारी सरकारी योजनाएं होती हैं उनका वो लाभ उठा सकें। तो ये काम होता है। दूसरा, सूचना विभाग में फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है, फिल्म विकास परिषद, वो उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग्स को बढ़ावा देने, यहाँ के लोगों को उससे जोड़ने, अलग अलग लोकेशंस पे ले जाके शूटिंग कराने का काम भी करती है। तो हम लोगों ने नई फिल्म नीति 2024 की यहाँ बनाई है, ताकि उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो सके। तो जो हमारी हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों की जो शूट्स यहाँ होते हैं, जो शूटिंग्स होती हैं, उसमें सब्सिडी बढ़ा करके हम लोगों ने 3 करोड़ कर दी है। ऐसे ही जो आंचलिक भाषा की फिल्में हैं, उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है, अगर क्षेत्रीय भाषा में कोई फिल्म बनाता है तो उसकी सब्सिडी 25 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। सर, इस पे हम बात करें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां बजाई जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। उत्तराखंड के विकास की हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम ये चर्चा को अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। जी सर, आप अपना विजन रख रहे थे और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप अपने विजन को रखें। जी। तो जैसा मैं बता रहा था कि फिल्म की शूटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति 2024 लागू की गई है, और जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं, उनमें अगर कोई फिल्म बनाता है तो उसकी सब्सिडी 3 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। उसमें शर्त यह है कि उसकी जो 75% शूटिंग है वो उत्तराखंड में होनी चाहिए। जो रीजनल लैंग्वेज, जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अगर उनमें कोई फिल्म शूट करता है, जैसा मैंने बताया पहले, उसमें सब्सिडी 25 लाख थी, उसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया है। फिल्मों के अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म से जो वेब सीरीज बनती हैं, जो टीवी सीरियल्स बनते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक शूटिंग यहाँ पर हो। इसके अलावा कई बार ऐसा आया कि शूटिंग तो उत्तराखंड में हुई और दिखा दिया दूसरे प्रदेश का, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इंसेंटिव उसमें नई नीति में रखा है कि अगर फिल्म की स्क्रीन पर अगर दिखाते हैं कि ये फिल्म कहाँ शूट हुई है, ग्वालदम में हुई है, मुनस्यारी में हुई है, जहाँ भी हुई है, अगर उस पर मेंशन करते हैं तो उसमें भी अलग से सब्सिडी का प्रावधान है। अगर उत्तराखंड के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको फिल्म में अपने स्थान देते हैं तो उसके लिए भी 5% की अलग से सब्सिडी दी गई है। साथ ही जैसा मैंने बताया, सब्सिडी तभी मिलती है जब उस फिल्म की 75% शूटिंग उत्तराखंड में हो। और कई फिल्म मेकर्स आते हैं, मेरी लगातार बात होती है, तो उनका कहना है कि 3-4 बातें ऐसी हैं जो हम लोग यहाँ फिल्म शूटिंग करते हैं, और पिछले वर्ष लगभग 200 फिल्मों की शूटिंग हुई। इस बार मुझे लग रहा है कि वो आंकड़ा हम लोग पार कर जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि एक तो यहाँ के बच्चे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो हिंदी भाषी बच्चे मिल जाते हैं। दूसरा, उनमें नेचुरल टैलेंट होता है। और तीसरी बात कि फिल्म की शूटिंग कहीं हो तो एकदम से भीड़ नहीं लगती कि आए और कानून व्यवस्था की विषम परिस्थिति हो जाए। तो वो कह रहे थे कि कोई इसमें इंटरफियर नहीं करता है, बहुत भीड़ नहीं होती, परेशानी नहीं पैदा होती, तो हम लोग आराम से शूटिंग कर लेते हैं। जी सर, ये बेहद अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं देखिए हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग यहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं,
पर्यटन एक महत्वपूर्ण चीज है, टूरिज्म सेक्टर इससे बढ़ा ही है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और जैसा कि आप फिल्म नीति के बारे में बता रहे हैं कि इसमें सब्सिडी आखिर किस तरीके से मिलती है, आगे इसको किस तरीके से आगे फर्दर इसके प्लान्स रखे गए हैं ताकि आम जनता भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो भी समझे? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो हुई हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर कोई भाषा की फिल्म है तो उसके लिए जो उत्तराखंड की स्थानीय बोली भाषा की फिल्में हैं उसको भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। और उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये है कि जो परंपरागत हमारे कोई जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो त्योहार हैं या जो भाषा है, उनका संरक्षण फिल्मों के माध्यम से होता है कि अगर एक बार वो डॉक्यूमेंटेड हो गया फिल्मों में तो हमेशा के लिए हो जाता है। आने वाली पीढ़ी ये समझेगी कि हमारे जो स्थानीय त्योहार हैं वो कैसे होते हैं, स्थानीय परिधान कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए समय के साथ परिधान बदल रहे हैं, समय के साथ भाषाएं बदल रही हैं, तो पारंपरिक परिधान, पारंपरिक जो हमारे त्योहार हैं, जो बोली भाषा है, उसको कैसे संरक्षण किया जा सके, तो फिल्में उसमें एक बड़ा रोल निभाती हैं और निभा रही हैं। इसलिए आंचलिक भाषा की फिल्मों के लिए भी सब्सिडी 25 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ की गई है और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। अभी देखिए जौनसारी भाषा की एक फिल्म शूट हुई थी, वो रिलीज हुई है। आज एक गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषाओं से मिल करके आज एक रिलीज हुई गढ़ कुमाऊं के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छी भीड़ उसमें भी लग रही है। तो जो उत्तराखंड का जिसको हम स्थानीयता कहते हैं या जिसको हम जिसमें मतलब जो आंचलिक संस्कृति की संरक्षण और आंचलिक भाषा के संरक्षण को लेकर के उसको बढ़ावा नई फिल्म नीति आने के बाद मिला है। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने बनाया, कहीं ना कहीं उसको भी पूरा करते दिखाई दे रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के कल्चर को किस तरीके से वे फिल्में आगे बढ़ाती हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये बेहद अच्छी भी बात है क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ की परंपरा, यहाँ की जो त्योहार है, इसकी छटा हर तरफ बिखरी हुई है सर, और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जैसा कि आप बोल रहे हैं फिल्मों के जरिए। एक और चीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सोलर नीति के बारे में सर, इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी, इसको लेकर क्या विजन है? नहीं, अगर उत्तराखंड की अब मुझे लग रहा है 2 तरह की योजनाएं चल रही हैं जिसकी आप बात कर रही हैं। एक तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है और एक प्रधानमंत्री सौर घर योजना है। तो जो प्रधानमंत्री सौर घर योजना है वो घरों पे सोलर पे जो रूफटॉप सोलर पैनल लगता है उसके लिए है। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिला करके 70% तक सब्सिडी है और उसमें जो अगर अतिरिक्त आप उत्पादन करते हैं तो यूपीसीएल से उसमें एग्रीमेंट होता है, वो आपको यूपीसीएल उसका पेमेंट करता है। जैसे कल मैं उदाहरण से समझाऊं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में 400 यूनिट हर महीने बिजली खपत हो रही है और आपने सोलर पैनल लगा लिया और 800 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो 400 जो आपकी बिजली का बिल है वो तो शून्य हो जाएगा। 400 जो अतिरिक्त सरप्लस होगा उसका उत्पादन, उसके लिए यूपीसीएल जो उपभोक्ता है उसको भुगतान करेगा। तो वो बहुत अच्छी योजना है और उसका लोग लाभ भी उठा रहे हैं। और दूसरी जो योजना है मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, वो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करती है और उसमें 55% तक सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे अब जाड़ा है, नीचे के क्षेत्रों में कोहरा हो जाता है या धूप नहीं आती, लेकिन प्रकृति का ऐसी नेमत है पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा नहीं होता, तो जाड़ों में सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में कर लेते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी स्वरोजगार परक स्कीम है और लोग उसका अच्छे से फायदा भी उठा रहे हैं। जी, डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मतलब कोशिश यही है कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक लाभ पहुंचाया जाए। नीतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, एक प्लांटेशन नीति भी है सर, वो सवाल मैंने किया था अभी जो गणमान्य से पहले मौजूद थे इस पैनल में, इसके जरिए भी लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है और इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जैसा कि मैंने उत्तराखंड की संस्कृति की बात की और जो हमारी एक अगर बोध की बात करें, आत्मबोध की बात करें, तो समाज में कहीं ना कहीं रचा बसा है प्रकृति का संरक्षण और हरेला त्यौहार उससे जुड़ा हुआ है, फूलदेव का त्यौहार उससे जुड़ा हुआ है। तो हरेला पर एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी उन्होंने आह्वान किया था। तो दोनों ऐसे कार्यक्रम रहे जिसमें राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। देहरादून में लोकल प्राधिकरण के स्तर पर भी हम लोगों ने काफ़ी ग्रीन कवरेज बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है। जो मुख्य सड़क थे उसके दोनों तरफ डिवाइडर पे जितना मैक्सिमम जहाँ में जगह मिली वो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि शहरों में चूंकि कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीन एरिया घट रहे हैं, तो ग्रीन स्पेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो
तो उसको 2 पार्क भी हमने यहाँ देहरादून में बनाया है, काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं, और सड़कों पर वृक्षारोपण भी काम किया है, और जन सामान्य के सहयोग से उनकी जो सोसाइटीज हैं उसमें भी वृक्षारोपण का काम किया है। ये नीति तो ठीक है सर, लेकिन फिर जो कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, जो जमीनें हैं उसके चलते जो पौधों को काटा जा रहा है, इसको लेकर कुछ और विजन है फिर? देखिए, आपकी बात सही है, और सड़क, ज़्यादातर पेड़ हमारे सड़कों के निर्माण में कटते हैं, और सड़कों की कनेक्टिविटी भी जरूरी है। तो जब सड़कों के लिए लैंड ट्रांसफर होती है फॉरेस्ट की, तो उसमें जो वृक्षारोपण होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वन विभाग को पैसा दिया जाता है। उस प्रतिपूर्ति के माध्यम से वन विभाग भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता है। साथ ही साथ, जैसा मैंने कहा, दूसरे विभागों के द्वारा भी और जन सहयोग से ही बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। और वो बहुत जरूरी भी है सर, क्योंकि एक बैलेंस बना रहे, और जो कनेक्टिविटी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ताकि एक इंसान जो है वो भी डिस्कनेक्ट ना हो, और उसको लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर हम आगे विजन को लेकर हम समझें आपसे, जैसा कि आपने फिल्म नीति के बारे में बताया, सोलर नीति के बारे में बताया, और जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, आगे किस तरीके से उत्तराखंड में अगर हम संरक्षण की बात करें, चीजों को लेकर उस पर काम किया जाएगा, और जो नीतियां रहेंगी उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभी कल आवास नीति आई है, संशोधित आवास नीति आई है। उसमें भी आप देखेंगे जो पर्वतीय भवन निर्माण की शैली है, जिसको बाखल या बाखली बोलते हैं, तो अगर उस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेके आता है जो बिल्कुल पर्वतीय शैली में, बाखली शैली में बनाता है, तो पर यूनिट उसमें भी 4.5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वो जितनी कास्ट आएगी 4.5 लाख सरकार की तरफ से उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। तो वो भी, चूंकि एक ऐसी परंपरा है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर स्ट्रक्चर कंक्रीट के कॉलम बीम के बनते हैं, तो जो पुरानी शैली है वो विलुप्त हो रही थी। तो उसको बचाने के लिए नई आवास नीति जो आई है, उसमें इसकी व्यवस्था की गई कि हम अपनी पुरानी जो सभ्यता है या जो शैली है, पर्वतीय शैली है, उसको संरक्षित करें। सर, अब तो इसको अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो जो पुरानी धरोहरें हैं उनको यहाँ पे संवारने और उनको बिल्कुल संरक्षित करने का काम चल रहा है, उस पे ये जो नीतियां हैं वो काम कर रही हैं, और कह रहे हैं आप इसमें बदलाव नहीं होगा। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संजोना वो निहायत ही जरूरी है, क्योंकि समय के साथ अगर एक गैप हो गया और हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया, तो शायद कहीं वो नेपथ्य में चले जाएंगे। तो ये समय की मांग है कि अपनी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएं और उसको संरक्षित भी करें, संवर्धित भी करें, और आने वाली पीढ़ियों को सौंपें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस रूप में हमें सौंपा, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसी रूप में हम उसको आगे बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और यही कहा जाता है कि इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उत्तराखंड तो एक ऐसी धरती है सर, यहाँ पे आप आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं धर्म को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, और यहाँ से वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। और भारत एक ऐसी धरती जिसे कहा जाता है ऋषियों मुनियों की धरती, धर्म गुरु जिसे हम कहते हैं। आगे जो आप योजना बता रहे थे कि MDMA योजनाएं, इस पे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस योजनाओं के बारे में बताएं। नहीं, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेरे पास चार्ज है, और उसमें हम लोग अलग अलग रूपों में काम कर रहे हैं। जैसे पूरे शहर का फसाड डेवलपमेंट किया, जैसे मैंने बताया वृक्षारोपण का काम किया है। 2 पार्क हमने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं प्राधिकरण के द्वारा। एक तो सहस्त्रधारा हेलीपैड है, उसके सामने काफ़ी बड़ा पार्क बनाया है, ताकि लोगों को एक तो ग्रीन एरिया मिले, दूसरा मॉर्निंग वॉक करने के लिए या उसमें टहलने के लिए लोगों को स्पेस हो। गंगोत्री बिहार में भी एक बड़ा पार्क हम लोग बना रहे हैं, और इसके अलावा पूरे शहर में जहां अलग अलग कॉलोनियों में पार्क हैं, उनको भी ग्रीन कवरेज हमने बढ़ाने का काम किया है, और उसको लोगों के लिए एक सामुदायिक सुविधा के रूप में उसको दिया है। साथ ही साथ 2 हमारी आवासीय योजनाएं हैं, जो जन सामान्य के लिए बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर, एक ISBT पर हमारी हाउसिंग स्कीम है, और एक सरदार रोड पर आलियम परियोजना भी शीघ्र हमने लॉन्च किया है। तो उसका रुझान भी बहुत अच्छा है, और एक जन सामान्य के लिए एक उचित दरों पर हम लोग आवास सुविधा भी उनको दे रहे हैं। सर, ये योजनाएं तो चलाई जाती हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये स्कीम्स चलाई जाती हैं जिस सब्सिडी का आप बात कर रहे थे, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लोगों तक पहुंचे। उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं। किस माध्यम से लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाती हैं? देखिए, तो जो मैंने कहा कि संवाद का जो माध्यम है, जनता तक जो हम बातें पहुंचाते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। तो सारे माध्यमों का हम लोग प्रयोग करके और अपनी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। ये बहुत
अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक अगर हम समाज के कलेक्टिवली विकास की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए सरकार तो प्रतिबद्ध है, और जैसा कि आप कह रही हैं कि तमाम मीडियम्स के जरिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। अब आगे अगर हम उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी विरासत को संवारने की बात करते हैं, उसकी संरचना की बात करते हैं, तो ये योजनाएं तो अहम है जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन अगर हम इसको देखें कि गांव तक, जैसे यहाँ पे कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, फिर वहां तक सर कैसे पहुंचा जाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर इलाके में अब कनेक्टिविटी हमारी, चाहे रोड की हो, चाहे नेट की, इंटरनेट की, पहुंच चुकी है। कुछ शैडो एरियाज हैं जहां पर अभी नहीं पहुंची है। अभी कुछ दिन पहले तक मैंने शिक्षा विभाग में भी काम किया है, तो जो स्मार्ट स्कूल्स हैं, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासेज बनाई हैं। वहाँ पर पेन ड्राइव के माध्यम से सारे कंटेंट ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप दे सकते हैं। साथ ही साथ करीब 800 और 2000 स्कूलों में सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जा रही है। आपका जो लैंडलाइन है, इंटरनेट है या टावर नहीं है, तो सैटेलाइट के माध्यम से 2000 स्कूल सीधे जुड़ते हैं। उसका फायदा ये है कि अगर मान लीजिए नेट कनेक्टिविटी नहीं भी है या स्लो भी है, सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट कर लेते हैं। उसके माध्यम न केवल पढ़ाई, दूसरे कार्यक्रम भी करते हैं। कई कार्यक्रम उसमें हुए, महिला मंगल दल से कोई बात करनी है, उनसे कनेक्ट हुए, जो हमारा युवक मंगल दल है उनसे कनेक्ट हुए। कई बार एसएचजी समूहों के साथ उससे इंटरेक्शन हुआ, जो हमारी जो 2000 स्कूल्स हैं। लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा बीएसएनएल को जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो शैडो रीजन है, जहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो बीएसएनएल के माध्यम से वहाँ लगभग 1800 टावर लगाए जा रहे हैं, मोबाइल टावर, जो पूरे उत्तराखंड में लगभग जो अभी ऐसी जगह है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वो आने वाले समय में कनेक्टिविटी वहाँ मिल जाएगी। आप सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, युवा क्योंकि खास तौर पे हमारे साथ इस सेशन में क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि हम संस्कृति को बचाने की बात करते हैं और किस तरीके से उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारे रूट्स क्या रहे हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरा जो मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ, जो मुझे लगता है आज के समय में एक तो बच्चों में अधैर्य हो रहा है, उनमें जो धैर्य होता है वो समय के साथ कम होता गया है। जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं। जो ये अधैर्य है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। और जो विनम्रता है, वो हमारी सभ्यता संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। विनम्र होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। बच्चे छोटी छोटी बात पे देखिए सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इतना क्रोध से कैसे बचें? योग बड़ा मंच देता है कि आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जो इस तरह की बुराइयां हैं, मैं बुराइयां कहूँगा क्योंकि हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करती हैं, तो इन सब से दूर रहें। नशावृत्ति एक बड़ी समस्या हो गई है आज की तारीख में। ये अभी 15 साल पहले नहीं थी, ये पिछले 15 सालों से नशावृत्ति बहुत खराब हुई है और कहीं न कहीं हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। तो नशावृत्ति से दूर रहें और जो उनका लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित होकर काम करें, तभी सक्सेस मिलेगी। सर, आपको सरलता और सहजता के लिए जाना जाता है, ताकि आपके जो विभाग में जितनी भी जटिलताएं हैं वो कहते हैं कि आप ही उसको पार कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में सर ज्वाइन करने के लिए। और चलिए, तो हमें ये कमांड ये अब आ रही है मुझे पीसीआर से कि सेशन को हमें और कंटिन्यू रखना है। नहीं सर, आप क्योंकि कोई बात नहीं है जी सर, आ गए हम कर लेंगे। बिल्कुल, सर के साथ तो हम कंटिन्यू करेंगे ये सेशन, क्योंकि सर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो आपका विजन हमें जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी सरकार के तमाम गणमान्य यहाँ पर मौजूद थे, सबने उत्तराखंड और नए उत्तराखंड की बात यहाँ पर की, जिस तरीके से उत्तराखंड बजट जयंती में प्रवेश करना जा रहा है। ठीक है, हम उस पर जी ठीक है, चलिए इस जटिलता को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सर, बस एक जो मैसेज जो आप ये देना चाह रहे थे आज के युवाओं को लेकर कि किस तरीके से वो अपने ध्यान से अपने गोल से न भटके, और जिन नीतियों के बारे में हम समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आज के युवाओं को, क्या लगता है आपको कि कहीं एक बैरियर आ रहा है कि वो उन चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, बड़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर इस पे हम चर्चा करने लगे। एक तो इसमें कहीं न कहीं अभिभावकों की भूमिका आती है।
समय के साथ उन्होंने भी बच्चों को समय देना कम कर दिया है। एक दिन मैं एक प्राइवेट स्कूल के प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ अभिभावक भी आए थे। मैंने पूछा कि इसमें कितने अभिभावक ऐसे हैं, चाहे वो पिता हो या माता हो, अपने बच्चों को शाम को या रात को कहानियां सुनाते हैं। आप विश्वास मानिए कि एक ने भी हाथ नहीं उठाया, यानी आप अपने बच्चे को सिखा नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो है, मैंने भाषा की जो बात किया, वो पता नहीं कहाँ से मन के कोने में घर कर गया है कि मातृभाषा को हम ये मान लेते हैं कि अगर हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहा है या मातृभाषा में बात कर रहा है तो ये पिछड़ापन का उसको एक संकेत मान लेते हैं या सिंबल मान लेते हैं। जबकि वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीखते हैं। उनका जो अधिगम स्तर होता है, ग्रेस्पिंग जिसको बोलते हैं, सीखने का जो स्तर होता है, मातृभाषा में सीखने से अच्छा होता है। तो अभिभावक को भी बच्चों को समय देना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरतें जो है उनको पूरी कर सकें। दूसरी जो सोशल मीडिया की बात हुई है, देखिए दोधारी तलवार है। सोशल मीडिया भी परिवार के सदस्यों को प्लस समाज के सदस्यों को आपस में बात करने से रोकती है। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में व्हाट्सएप पे बात करते हैं या दूसरे माध्यमों का उपयोग करते हैं। जो सदस्यों को आपस में समय देना चाहिए वो समय सोशल मीडिया ले जा रहा है। एक तो उसको कट करने की जरूरत है। तीसरा, सोशल मीडिया का प्रयोग आप किस रूप में कर रहे हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा है, एक रील देखने बैठ जाइए, घंटों निकल जाते हैं। अभी परसों में किसी अखबार में पढ़ रहा था कि एक तरह से कहीं न कहीं वो हाईजैक कर लेता है रील, तो आपका समय भी जा रहा है, आपकी ऊर्जा भी जा रही है। अब उसमें अगर मान लीजिए आपने कोई पढ़ने वाला बच्चा है, शिक्षा संबंधित कंटेंट देख रहा है, तब तो ठीक है। मान लीजिए और कुछ और देख रहा है तो आपका कई तरीके का नुकसान है। तो एक प्रॉपर जो अभिभावक का काम है, इस उम्र में बच्चे को कैसे संभाल के आगे बढ़ाना है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी आज के समय में चुनौती के रूप में हमारे सामने है। उसको सभी को समझने की जरूरत है और उसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ पे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी भारत एक्सप्रेस के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर एंड डायरेक्टर राधेश्याम जी सर को। और सर प्लीज आइए और स्मृति चिन्ह से आपको सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हमारा ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार फिर से जोरदार तालियां।